तो बहुत छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं। उससे पहले देखो जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है ना बेटा, उसके भी न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत इजी न्यूमेरिकल हैं कि सिंपल हमारी इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी से तुम्हें कराना चाहूंगी क्योंकि मैं यूनिट को बिल्कुल खत्म करना चाह रही हूँ आज। तो देखो सब ध्यान से देखेंगे। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंजेस ऑफ ए रिएक्शन आर इतने एंड इतने जूल। ठीक है, तो हमें देखो क्या गिवन कर रखा है, एक हमें गिवन कर रखा है इसने डेल्टा एच, वो दे रखा है 40.63 किलो जूल पर मोल, और एक उसने हमें दे रखा है एंथैल्पी एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज हमें दे रखा है 108.8 जूल पर केल्विन पर मोल। हाँ बेटा ये यूनिट भी याद रखना, जो चेंज इन एंट्रोपी है उसकी यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल होता है, इसकी यूनिट पूछ लेते हैं। हीट को हम जूल में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पर पूछ रहा है प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम केल्विन में चेंज कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, 300 केल्विन। अब ये कह रहा है कि इसकी फिजिबिलिटी बताओ, मतलब हमें ये बताना है कि स्पॉन्टेनिटी बताने की रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली उसने क्या पूछा है, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस पूछी है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी डेल्टा जी निकालेंगे, जो इस इक्वेशन से निकालेंगे। बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, डेल्टा एच किलो जूल में गिवन होता है, डेल्टा एच जूल में, तो वी हैव टू पुट द बोथ इन सेम यूनिट। तो हम इसको भी किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो डेल्टा एच जो हमारा जूल में है, इसको अगर हमें किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है ना, किलो जूल बड़ी यूनिट है, तो यहाँ पर हमारा 0.1088 किलो जूल पर केल्विन पर मोल ये हमारी वैल्यू बन जाएगी। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, इसने इसको जूल में कन्वर्ट करके कर दिया है, कोई बात नहीं, क्योंकि जनरली हम अगर उसको जूल में लेना चाहें, मतलब कैसे भी कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, किलो जूल में भी बदल सकते हो, जूल में भी बदल सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब हमारा हम डेल्टा जी निकालेंगे, तो डेल्टा एच हमारा कितना है 40.63, टेम्परेचर कितना है 300, ब्रैकेट रखेंगे, डेल्टा एस कितना है 0.1088। तो सॉल्व करोगे बेटा तुम इसको, तो तुम देख भी सकते हो कि देखो डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है ना बेटा, और डेल्टा एस की वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव है, पर इस पूरे के आगे तो नेगेटिव साइन है। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तब भी वैल्यू इससे तो देखो कम ही निकल कर आएगी, है ना। तो देखो ये वैल्यू हमारी निकल कर आएगी 7.99 किलो जूल पर मोल, और पॉजिटिव आई है, तुम देख सकते हो वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो डेल्टा जी का पॉजिटिव साइन किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, कि प्रोसेस इज नॉन फिजिबल। तो इसमें हमने क्या बताया कि प्रोसेस हमारी कैसी है, या तो नॉट फिजिबल लिख दो या नॉन स्पॉन्टेनियस लिख दो, या ऐसे भी लिख सकते हो प्रोसेस इज फिजिबल और स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और उल्टे डायरेक्शन में तो स्पॉन्टेनियस होगी, पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव आए तो प्रोसेस कैसी है, नॉट फिजिबल। तो ऐसे बेटा तुम इसकी न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। ठीक है, अब दो बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, तो उनको हम लेने जा रहे हैं कि टेम्परेचर को कम करके या ज्यादा करके, क्योंकि तुम इस इक्वेशन में ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है, टेम्परेचर भी आ रहा है। भाई डेल्टा जी का जब हमें साइन डिसाइड करना है, तो डेल्टा एच को हमने देख लिया, डेल्टा एस को देख लिया, भाई आ तो टी भी रहा है, तो अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पर काम करें तो वो भी तो डेल्टा जी के साइन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द साइंस ऑफ डेल्टा जी या ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। तो इसको हम दो केसेस में डिस्कस करते हैं बेटा, एक तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच का साइन बेटा हमेशा कैसा होता है, ध्यान से देखो, पॉजिटिव होता है। तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एंथैल्पी का साइन है वो हमेशा प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस ही बनाएगा। डेल्टा एच हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो अब सिर्फ यही क्राइटेरिया डेल्टा जी को नेगेटिव बना सकता है।
तो इसमें अगर मैं जितना टेम्परेचर को बढ़ाती जाऊंगी तो ये वैल्यू तो उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी और प्रोसेस कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। समझ रहे हो बेटा बात को, कि भाई मान लो डेल्टा एच पॉजिटिव है, अब ये तो प्रोसेस को हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस बनाने वाला है। अब मान लो डेल्टा एस की जो उसकी वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है पर काफी कम है, तो अब हम इस ओवरऑल फैक्टर को कैसे बढ़ा सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे कर ले रिएक्शन, तो ओवरऑल टी डेल्टा एच प्रोडक्ट हमारी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू डेल्टा एच, और ये इसके आगे तो नेगेटिव साइन है, तो ओवरऑल डेल्टा जी हमारी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। कब, अगर हम किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एच तो उसका हमेशा ही पॉजिटिव है, समझ रहे हो ना, और डेल्टा एस की वजह से भी अगर वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है मतलब डेल्टा एस काफी कम है, तो हम इस फैक्टर को कैसे बढ़ा सकते हैं, ना इसे छेड़ सकते ना इसे, ये दोनों ही मान लो नॉन स्पॉन्टेनियस बना रहे रिएक्शन को, हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हो जाएगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर को इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा जी को नेगेटिव बनाकर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम दूसरा केस देखें फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का साइन हमेशा ही कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इट ऑलवेज फेवर्स द प्रोसेस। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस ही रहेगी। अब अगर ऐसी प्रोसेस भी अगर नॉन स्पॉन्टेनियस बन गई तो वो कब बनेगी, जब डेल्टा एस भी हमारा कैसा होगा, नेगेटिव हो और बहुत ज्यादा नेगेटिव हो। अगर किसी रिएक्शन की डेल्टा एच नेगेटिव है और वो स्पॉन्टेनियस है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर अगर किसी एक्सोथर्मिक अगर कोई रिएक्शन है तो ऑब्वियस है उसकी डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगी, पर वो है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस किस वजह से हो रहा होगा, डेल्टा एच फैक्टर की वजह से नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा होगा। अब हमें इस फैक्टर को कम रखना है, समझ रहे हो, इसको मैं छेड़ नहीं सकती, इसकी वजह से नॉन स्पॉन्टेनियस बन रही थी प्रोसेस, पर फिर भी मैं इस फैक्टर को ओवरऑल कम कैसे कर सकती हूँ, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं। तो एक ऐसी नॉन स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक प्रोसेस को अगर हमें स्पॉन्टेनियस बनाना है तो हम टेम्परेचर को कम करके उसको स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं। तो यहां पर हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज करके वी कैन मेक द डेल्टा जी पॉजिटिव, और प्रोसेस को हम कैसे बना देंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस बना देंगे, सॉरी नेगेटिव कर देंगे और प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बना देंगे। समझ में आई बेटा बात, मतलब सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि किसी नॉन स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और किसी नॉन स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि इस केस में हमें इस फैक्टर को बड़ा रखना है और इस केस में हमें इस फैक्टर को बढ़ाना है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ेगा, और जब हमें इस फैक्टर को कम करना है तो टेम्परेचर के घटाने से क्या है, ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव होगी। समझ रहे हो, तो सिंपल ध्यान रखना, एंडो के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना है और एक्सो के लिए टेम्परेचर को घटाना है। ठीक है, तो एक ये था। अब लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसकी बस हमें एक स्टेटमेंट करनी है। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा ये कहता है कि अगर कोई सॉलिड भी होता है बेटा, ठीक है, और वो थोड़ा हाइट मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे भी अगर है, तो सॉलिड्स के अंदर भी हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉट एक तरीके से कंप्लीटली इन अ ऑर्डर्ड मैनर। कि क्या होता है कि कोई अगर हमारा एक सॉलिड सब्सटेंस भी है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में बंधे हुए हैं, स्टिल उनमें क्या होता है, थोड़ा बहुत डिसऑर्डर जरूर होता है कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले गए, वो हिले जा रहे हैं, वाइब्रेशंस हो रही हैं, मतलब प्रॉपर मैं कहूं कि एकदम परफेक्ट ऑर्डर किसी सॉलिड में हमें देखने को मिलेगा वो इतना आसान नहीं है। वो हमने पाया कि वो हमें देखने को मिलता है एट 0 केल्विन। 0 केल्विन को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, जो पीछे हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी देखा था। तो हमने ये पाया कि कोई भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा उनको कहते हैं जिसमें पार्टिकल्स के अरेंजमेंट रेगुलर होती है, एकदम बड़ी ऑर्डर्ड मैनर में होती है, स्टिल उनमें भी डिसऑर्डर होता है अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी 0 केल्विन से ज्यादा हो, तो उनमें थोड़ी वाइब्रेशंस होने लग जाती है, इलेक्ट्रॉन थोड़े इधर उधर मूव करने लग जाते हैं, तो हल्की मूवमेंट डिसऑर्डर पैदा करेगी। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एट एब्सोल्यूट जीरो मीन्स 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्वायर्स क्या, 0 एंट्रोपी। ठीक है, कि उसमें मैं कहूं बिल्कुल रैंडमनेस नहीं है, बिल्कुल डिसऑर्डर नहीं है। कब होगा ऐसा पॉसिबल, एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी वो पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ खाली 0 केल्विन या एब्सोल्यूट या -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो दिस इज थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स की ओनली एट 0 केल्विन या उससे नीचे तो अगर होगा, पर उससे नीचे टेम्परेचर एक तरीके से हम किसी को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं, है ना। ये भी एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है ना। तो एट 0 केल्विन a perfectly crystalline solid acquires 0 entropy. This is third law of thermodynamics. So this is all about this unit. तो मैं जल्दी तुम्हें इसका असाइनमेंट सेंड करूंगी, पर सब जल्दी से बेटा सारी यूनिट्स को देखकर अपना रिटर्न वर्क और सारा काम बेटा कंप्लीट कर ले। ऑल द वेरी बेस्ट।